हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस किया था, तो आज इसी में ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका थ्योरेटिकल बेस भी है और प्रैक्टिकल बेस भी है, इस टॉपिक को हम करते हैं स्टार्ट। टॉपिक का नाम है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की विधि। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कैसे होती है, जैसे हमने मीनिंग में डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो की स्टेटमेंट होती है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि संस्था में कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ कैश गया। तो मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो हमारी 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ से मिलकर बनती है। यानी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये देखते हैं कि हमारी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से कितना कैश आया और कितना कैश हमारे पास से गया। तो उन्हीं 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं, फर्स्ट टाइप है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकंड टाइप है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और थर्ड टाइप है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ का प्रवाह। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ का प्रवाह। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ का प्रवाह। तो आइए फटाफट इनके मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन इंटरप्राइज। कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसी भी इंटरप्राइज का यानी किसी भी संस्था का या किसी भी संस्था की सबसे मेन एक्टिविटी होती है रेवेन्यू जनरेट करने की, यानी आय प्राप्त करने की। As such, they include cash flow from those transactions and events which enter into the ascertainment of net profit or loss of the enterprise। और इसके अंदर उन सभी मदों को शामिल किया जाता है जिन मदों को हम संस्था का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। कैश रिसीप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कि अगर आपको माल बेचने से कोई कैश प्राप्त होता है या सर्विसेज देने से कोई कैश प्राप्त होता है। कैश रिसीप्ट फ्रॉम रॉयल्टी फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज़, अगर आपको कोई रॉयल्टी प्राप्त होती है, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ कोई संपत्ति किराए पर दी, उसका किराया आपको मिला, कोई आपको फ़ीस मिलती है, कोई कमीशन आपको प्राप्त होती है। कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स, आपको देनदारों से बिल रिसीवेबल से पैसा प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखो ये पहले 3 एग्जांपल थे, इसमें कैश आपको रिसीप्ट हो रहा था, तो ये तो कैश इनफ्लो के एग्जांपल हो गए। अब इसमें आपके पास से कैश जा रहा है, कैश पेमेंट कर रहे हो आप गुड एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए, तो ये आपका आउटफ्लो का एग्जाम्पल हो गया। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर एंड बिल पेबल, आपने क्रेडिटर को या बिल पेबल को कैश का भुगतान किया, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। तो बाकी भी एग्जाम्पल इनको अपनी बुक से रीड कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से होता है, यानी कैश किस प्रकार से कौन कौन सी क्रियाओं से आता है और कहाँ कहाँ पे कैश हमारा जाता है, आउटफ्लो कहाँ कहाँ होता है। तो ये इसका मीनिंग था और ये इसके एग्जाम्पल थे। इसके बाद आते हैं सेकेंड एक्टिविटी में। सेकेंड एक्टिविटी में सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी का नेम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा। कि क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर संपत्तियों की और संपत्तियां भी कौन सी, दीर्घकालीन संपत्तियां या स्थायी संपत्तियां, स्थायी संपत्तियों की सेल और परचेज को इंक्लूड किया जाता है। यानी अगर आप स्थायी संपत्ति को खरीदते हो या आप स्थायी संपत्ति को बेचते हो तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड
करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो स्थायी संपत्तियों को खरीदने या स्थायी संपत्तियों को बेचने से कितना कैश आपके पास आया या कितना कैश आपके पास से गया, ये कैलकुलेट करने में हमारी सहायता करता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। पहला एग्जांपल है जैसे कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। एक्वायर का मतलब है खरीदना, यानी आपने स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए कैश पेमेंट की। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने स्थायी संपत्ति को सेल किया तो उससे आपको कैश प्राप्त हुआ। कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वारंट्स और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंटरप्राइज, अगर आप किसी और कंपनी के शेयर खरीदते हो, वारंट खरीदते हो या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो तो वो भी आपके लिए स्थायी संपत्ति होगी। तो यहाँ भी आप स्थायी संपत्ति खरीद रहे हो और उसके लिए कैश की पेमेंट कर रहे हो। ऐसे ही कैश पेमेंट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, वारंट और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंटरप्राइज, अगर आप दूसरी कंपनी के शेयर जो आपने पहले खरीदे हुए थे, वारंट्स या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, इनको आप बेचते हो और बेचने से आपको कैश प्राप्त होता है, तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो देखो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश आपके पास से जा रहा है, ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर ए में, पॉइंट नंबर सी में। तो ये तो हो गए कैश आउटफ्लो के एग्जांपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जब आपके पास कैश रिसीप्ट हो रहा है, आ रहा है सेल करने से, तो ये आपके इनफ्लो के एग्जांपल होंगे। तो बाकी आप इस तरह के और एग्जांपल्स को आप स्टडी कर सकते हैं वन बाय वन। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, यानी तीसरी एक्टिविटी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसको हम वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रभावी को बोलते हैं। तो आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द इंटरप्राइज, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके कारण किसी संस्था की पूंजी में या उसके जो ऋण होते हैं उनमें परिवर्तन आता है। यानी स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम पूंजी से संबंधित या ऋणों से संबंधित मदों को शामिल करते हैं कि आपके पास कितना पैसा पूंजी से या ऋणों से आ रहा है, या आपके पास से कितना पैसा पूंजी के रूप में या ऋणों के रूप में जा रहा है। तो वो सारी की सारी मदें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो देख लीजिए इसके भी एग्जांपल। सबसे पहले कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशूइंग शेयर्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। मान लो आपने शेयर इशू किए और शेयर इशू करने से, यानी अंश जारी किया, अपने अंश जारी करने से आपके पास पैसा आया, रिसिप्ट हुआ, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है और ये कैश इनफ्लो है क्योंकि पैसा इसमें आ रहा है। इसी प्रकार से कैश रिसिप्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग सच एज इशूइंग डिबेंचर, बॉन्ड, लोन्स। मान लो आपने डिबेंचर इशू किए, या मान लो आपने बॉन्ड्स इशू किए, या आपने लोन लिया किसी संस्था से, ठीक है, या बैंक से, कहीं से भी लोन लिया आपने, तो ये भी पैसा आपके पास आ रहा है, यानी ये भी इनफ्लो का एग्जांपल है, कैश इनफ्लो हुआ इसके अंदर भी। थर्ड नंबर पे देखो कैश पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। आप इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, बाई बैक कर रहे हो उनका, तो इसमें खुद खरीद रहे हो, तो जब आप शेयर खरीदोगे तो पैसे आपके पास से जाएंगे, तो ये कैश पेमेंट होगी, यानी ये आउटफ्लो का एग्जांपल होगा। इसी प्रकार से कैश रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूडिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, लोन्स एटसेट्रा। अगर आपने कहीं से लोन ले रखा था, आपने डिबेंचर इशू कर रखे थे, तो उनकी रीपेमेंट करते हो, अगर आप उनका भुगतान कर देते हो, उन लोन को आप वापस कर देते हो, तो ये कैश आउटफ्लो का एग्जांपल है क्योंकि इन क्रियाओं से कैश आपके पास से जाएगा। तो इस प्रकार से आप बाकी के एग्जांपल भी इसमें एक बार रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो किन आइटम से होता है और कैश का आउटफ्लो किन किन आइटम से होता है। इसके बाद एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखी है तीनों क्रियाओं से, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो किन किन मदों से होता है, कैश आउटफ्लो किन किन मदों से होता है। तो आप इन आइटम्स को एक बार रीड करेंगे। जैसे कैश सेल से इनफ्लो होता है, जब आप माल बेचते हो पैसा आपके पास आता है। कैश रिसीव्ड आप करते हो रॉयल्टी, फीस, कमीशन वगैरह से, तो इनफ्लो होता है। कैश रिसीव्ड करते हो डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल से, तो इनफ्लो होता है, पैसा आपके पास आता है। और आउटफ्लो में पैसा आपके पास से जाएगा, तो किस किस रूप में जाएगा, कैश परचेज, अगर आप नकद माल खरीदते हो तो पैसा आपके पास से जाएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, अगर आप ट्रेड पेबल को या क्रेडिटर को भुगतान करते हो तो पैसा आपके पास से जाएगा।
पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एट्सेट्रा। अगर आप वेजेस का भुगतान करते हो, सैलरी का भुगतान करते हो, तो पैसा आपके पास से जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल दे रखे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। इसी प्रकार से फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको एग्जांपल दिए हैं कि कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लो होता है और कहाँ कहाँ से कैश आउटफ्लो होता है। तो इसमें आपके स्थायी संपत्तियों की सेल और परचेज आएगी। परचेज सारी की सारी आपकी आएंगी आउटफ्लो में और सेल आपकी आएंगी सारी की सारी इनफ्लो में। और इसी प्रकार से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से कैश आपके पास आएगा, इनफ्लो होगा, और कहाँ कहाँ से कैश आपके पास जाएगा। तो आप इन सभी पॉइंट्स को बड़े अच्छे से डीपली आप इनको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों एक्टिविटी में कैश इनफ्लो किन किन मदों से होता है और कैश आउटफ्लो किन किन मदों से होता है, अर्थात किन किन मदों के कारण, किन किन लेन देनों के कारण आपके पास पैसा आता है और किन किन मदों के कारण पैसा आपके पास से जाता है। इसके बाद मैं आपके पास एक अलग से वीडियो और सेंड करूंगा। उस वीडियो में आपको जितने भी बारीक से बारीक पॉइंट हैं आपको वो भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को इसमें किसी भी आइटम के बारे में कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट मेरे से पूछना है तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके प्लीज़ पूछिए। धन्यवाद।